ठीक है, शिवकांत जैसा तो कोई नहीं। कोई होगा ही नहीं और आगे चांस भी नहीं। मारेंगे हम ही लोग उसको, चाहे जो लोग। कौन थे 4 लोग? सत्येंद्र सिंह, रेवतिया जी, पांडे जी और मैं। अच्छा, कि आप ही लोग मारेंगे? हाँ, और इत्तेफाक देखिए महाकाल ने ऐसा अवसर दिया कि हमें बड़ी मुश्किल से हाथ वहाँ पर रख के पूछा, भाई बताओ तो बोले उसने हमारे SSP को इतना करी आया है तो ये लोग अगर आधे घंटे में यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ 10-20 को राजा मोदी की तरह काट के भाग जाऊँगा। तो भैया तुम लोग निकल जाए, वहाँ शांति रहने की। पुलिस ने मुठभेड़ में नहीं मारा? वरना वो पेड़ से गिरा मर गया था और उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर दिखा दिया और पुलिस क्रेडिट ले रही है। खाने पीने लगा था और ड्रेस वैसी सेक्स गोलियाँ चरित्र भी, तो वो किसी भी घर में एडजस्ट नहीं हो पाता। वो जिस घर में जाता था वहीं क्षेत्र इंदिरापुरम में डेवलप हो रही थी इसमें। खाली डिवाइडर बने हुए थे, इसमें वो बड़ी महामूल वहाँ पर कोई भागने की जगह नहीं थी। लड़कियों का बड़ा शौकीन था सुना। उसके कमरे से उस समय का नाम भी नहीं सुना वो याद था लोगों ने। 150-200 गोलियाँ वियाग्रा सुबह 10:30, 11, 10-11 के बीच में PCO पे जाता था बात करने डेली अपने गर्लफ्रेंड से बदल गया। मतलब उसको रोटी के बांधे पड़ गया, पैर खुद दिया उसको। मतलब मुखबिर का इतना बुरा हाल है पुलिस में। कहते हैं लगा होगा पुलिस वाला या नहीं लगा, ये पक्का था कि कोई शूटर है उसको मारने के लिए कोई है। फिर उसने पलट के उसी पिस्टल से गोली। मेरा तो इरादा ही नहीं था कहीं पुलिस में आने का, ना मैंने कभी सोचा था। तो जब इरादा बनाया तो सिर्फ इसीलिए बनाया कि हम जितने बड़े अपराधी हैं उनका पीछा करेंगे। मतलब कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जो हुआ ना हो, क्योंकि वो इतना खतरनाक अपराधी था, ये हौसले इतने बढ़ चुके थे। तो उस समय इन सब चीज़ों को कंफर्म करना या क्या करने वाला समय था। हरि प्रकाश के ऊपर सत्येंद्र सिंह जी, रेवतिया जी, पांडे जी, ये लोग काम कर रहे थे। तो उसमें से जिसको मुन्ना बजरंगी आप बता रहे हैं, उसने हल्की सी हिचकी ले ली और उन्होंने शोर मचा दिया। टीम आ गई, उसको ले जाकर भर्ती करा दिया गया। ये हो गया। अच्छा, झगड़ा हुआ, मैंने मानी नहीं बात, उन्होंने मेरी शिकायत की मुख्तार अंसारी ने। लखनऊ आकर। ये कैसे हो सकता है? 5-5 गोली खाया हुआ आदमी जिंदा जाते हुए। जैसे ही वहाँ पहुँचे उसी सेकंड बाद उनकी चीख सुनाई दी, अविनाश बचाओ बचाओ बचाओ। मुख्तार अंसारी उससे मेरा झगड़ा हुआ। उन्होंने कांस्टेबल की राइफल लेके 303 से उसके सिर में मारा। छाए हुए थे। हाँ, कि मुन्ना बजरंगी मारा गया तो हीरो बने हुए थे तो रोकना चाहा, नहीं रुका, फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, दोनों मारे मुन्ना बजरंगी और उसका साथी। दोस्तों नमस्कार, DNM पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और DNM पॉडकास्ट में आज हमारे जो गेस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपर कॉप हैं। उन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है और इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के नाम से वो ज़्यादा चर्चित हैं। वैसे वो CEO होकर के रिटायर हुए हैं और उनके नाम पर एक वेब सीरीज भी बनी है, जियो ने बनाई, इंस्पेक्टर अविनाश, जो खूब चर्चित हुई थी। आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे श्री प्रकाश से लेकर के बड़े बड़े अपराधियों के बारे में, आतंकवादियों के बारे में, कैसे उन्होंने इनकाउंटर किया। अविनाश जी के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर किए और जब पुलिस की नौकरी इन्होंने शुरू की तो पहला इनकाउंटर नौकरी शुरू करते ही किया। अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है DNM पॉडकास्ट में। और अविनाश जी हमारे मित्र भी हैं, चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टर था तो ये इंस्पेक्टर थे उसमें STF में, तो अक्सर हम लोग की STF और ATS में चर्चा होती रहती थी, लेकिन आज ये हमारे पॉडकास्ट पे हैं। अविनाश जी, जब आप ने नौकरी शुरू की सब इंस्पेक्टर की, पुलिस में भर्ती हुए, तो सुनते भर्ती होते हुए आपने पहला इनकाउंटर कर दिया? नहीं, भर्ती होते हुए नहीं, अंडर ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग मेरठ में थाना दिल्ली गेट पे हुई जी। और कुछ महीने गुजारने के बाद ही एक इन्फॉर्मेशन मिली और उस इन्फॉर्मेशन पे जब मुठभेड़ हुई तो मेरठ में परतापुर बाईपास एक जगह है, वहाँ पर 3 बदमाश एक साथ मारे गए। तो वो घटना भी बड़ी विचित्र रही, जिससे पुलिस की नौकरी में और जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला था। वो मेरा पहला इनकाउंटर।
क्या अजीब क्या थी घटना? अजीब घटना ये थी कि मुखबिर ने बिल्कुल कंफर्म सूचना दी थी। उस सूचना के तहत हम लोगों ने रैकी करने के बाद मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, तीनों बदमाश खेत में थोड़े थोड़े फासले पे मारे गए। और सारा जो पुलिस की प्रक्रिया होती है, इंजरी नोट होना, फोटोग्राफ होना, लोगों को आसपास के लोगों से पहचान कराना, ये वो सारा सब कुछ चल रहा था। तो आप जानते हैं, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, कि इनकाउंटर की डेड बॉडी का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट करते हैं। हाँ। तो रात बहुत हो चुकी थी, तो मजिस्ट्रेट महोदय ने बोला कि मैं सुबह कर दूंगा, अब रात बहुत हो चुकी है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हमारे सीनियर भी थे साथ में। तो क्योंकि देर रात हो रही थी तो सारा फोर्स पब्लिक सब जा चुकी थी और हम ही लोग वहाँ बचे हुए थे, क्योंकि हमारा काम था। तो हम लोग वो डेड बॉडियों की देखभाल भी करनी थी। काफ़ी देर बाद हमारे जो सीनियर हैं वो थोड़ा चैन स्मोकर थे, तो बोले कि यार रघुनाथ आओ जरा टहलते हैं। मैंने नहीं कहा आप टहलो, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं बैठे हुए हैं। तो वो सामने कच्चा रास्ता था, उस रास्ते पर अपना सिगरेट पीते हुए आगे गए। आगे उनके दिमाग में क्या आया कि वो उस खेत की तरफ चले गए जहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी थी। पहली डेड बॉडी के पास वो खड़े होकर अपना सिगरेट पी, फिर दूसरी वाली के पास पहुँचे टहलते हुए। तो हल्की हल्की चांदनी रोशनी थी, दिख रहा था कि वो कर क्या रहा है। फिर वो तीसरी डेड बॉडी के पास पहुँचे और जैसे ही वहाँ पहुँचे कुछ ही सेकंड बाद उनकी चीख सुनाई दी, रघुनाथ बचाओ बचाओ बचाओ। तो एकदम भाग के गए हम लोग। तो जाके जो विश्वा जी सीन देखा, तो एक सेकंड को तो मतलब डरने वाला सीन था, तो समझ भी नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। एक बदमाश जो 5 घंटे से मरा हुआ पड़ा है, वो कैसे उनकी पिस्टल छीन लेगा, कैसे उनकी बेल्ट पकड़ के उनके फायर कर रहा होगा। हाँ, ये कैसे संभव है। लेकिन सामने दिख रहा था कि वो छीन रहा था, छीन चुका था। वो पिस्टल उसके हाथ में थी, बेल्ट एक हाथ से बेल्ट पकड़े हुए था। ये तो आप ऊपर मनाइए कि उसमें लोड नहीं थी उस समय, सारे कार्टेज खाली हो चुके थे, उन्होंने दोबारा लोड नहीं की थी। मैंने अपने रिवॉल्वर से उसको एक गोली मारी, उसने फिर भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने कांस्टेबल की राइफल लेके 303 से उसके सिर पर मारी, तब उसने छोड़ा। तो वो जो तजुर्बा है वो मुझे पूरी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा गया। तो वो मेरा पहला एनकाउंटर था। एक एनकाउंटर मुन्ना बजरंगी के साथ भी आपने किया था, जिसमें वो जिंदा बच गया था। एक एनकाउंटर आपने मुन्ना बजरंगी का भी किया था, कुछ इसी तरह का, उसमें भी कुछ हुआ था कि वो जिंदा बच गया था और इतना शातिर अपराधी था, मुख्तार अंसारी गैंग का, मुझे लगता है बड़ा शूटर था वो। हाँ, अच्छा नाम था उसमें और अच्छा इनाम भी था उसमें। वो हुआ जो उसकी लोकेशन मिली दिल्ली। तो हम लोगों की एक स्टेट की टीम, सत्येंद्र सिंह जी, तेवतिया जी, मैं दिल्ली गए और दिल्ली स्पेशल सेल से कोऑर्डिनेट किया और उसका नंबर डाइवर्जन पे लगा हुआ था, हम लोग सुन रहे थे। तो सूचना मिली कि वो फला हाईवे से अपने दोस्त के साथ आ रहा है। हम लोगों ने रास्ते में बैरियर लगा के उसको रोकना चाहा, नहीं रुका, फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, दोनों मारे गए। मुन्ना बजरंगी और उसका साथी दोनों मारे गए दिल्ली में। क्योंकि हाईवे का मसला था। तो ये हुआ कि इनकी डेड बॉडी तुरंत यहाँ से हटाओ, हाँ नहीं तो भीड़ हो सकती थी, जाएगी, तमाशा हो सकता है। तो मैं और तेवतिया जी दोनों की डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में मोर्चरी में उसको रखवा के और चौकीदार से ताला लगवा के कि भाई अब इसका पोस्टमार्टम होगा, जब भी डॉक्टर साहब आएंगे तो आ जाएंगे। और ये सब करके हम लोग वापस घटनास्थल की तरफ जाने लगे और टीवी में छाए हुए थे फिर। हाँ कि मुन्ना बजरंगी मारा गया, तो हीरो बने हुए थे फिर। 15-20 मिनट बाद मैसेज आया कि मुन्ना बजरंगी जिंदा हो गए। ये कैसे हो सकता है? 5-5 गोली खाया हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? और इधर हम लोगों को सूचना आई, उधर मीडिया में विलेन हो गए हम लोग। कि जिसको मारा उस जिंदा बचा।
बड़ी स्टेप की बुराई, भाग के पहुँचे तो देखा वो तो मोर्चरी में दूसरा बदमाश था पड़ा हुआ था और मुन्ना भाई वार्ड में उनके बोतल लगी हुई थी, उनको इलाज हो रहा है। वापस आए, उसको ढूंढा चौकीदार को, चौकीदार मिल गया। पूछा भाई क्या तमाशा है? तो उसने बताया कि साहब आप लोग जैसे ही गए वैसे ही 2 रेजिडेंट डॉक्टर जो नए नए आते हैं वो आए और उन्होंने पूछा ये डेड बॉडी कैसी है? तो मैंने बोला पुलिस एनकाउंटर की है। तो बोले हमको दिखाओ। मैंने पहले मना किया लेकिन वो ज़्यादा उन्होंने किया तो मैंने कहा चलो देख लो अच्छा। तो उन्होंने देखना शुरू किया, उसको उलटना पुलटना, KLPD जो भी वो करना चाहते थे, क्या समझना चाहते थे मुझे नहीं पता है। और उसमें से जिसको मुन्ना बजरंगी आप बता रहे हैं उसने एक हल्की सी हिचकी ले ली और उन्होंने शोर मचा दिया और थाने में टीम आ गई, उसको ले जाके भर्ती करा दिया गया। तो ये हुआ। अच्छा वैसे STF का जो नाम है पूरे देश में, क्या वैसे STF तो महाराष्ट्र में भी है और कई स्टेट में भी STF है, लेकिन यूपी STF का नाम श्री प्रकाश शुक्ला के लिए जाना जाता है। 97-98 में शायद इसका गठन हुआ था और ठीक 1 साल बाद श्री प्रकाश शुक्ला को गाजियाबाद में मुठभेड़ में मार दिया गया। उस मुठभेड़ के दौरान एक बात आई थी कि कल्याण सिंह जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनकी सुपारी उसने ली है। तो ये बात कहां तक सच है कि कल्याण सिंह की भी सुपारी उसने ली थी? फिर हम सूर्य प्रकाश पर आगे आएंगे। देखिए अब तो ये बात बहुत लोगों ने बोल दी है, आ भी गई है कि वो डाइवर्ट की गई थी, वो था किसी और के लिए। अच्छा, तो वो डाइवर्ट किया गया था माननीय कल्याण सिंह को। अच्छा, और क्योंकि वो इतना खतरनाक अपराधी था, हौसले इतने बढ़ चुके थे, तो उस समय इन सब चीज़ों को कंफर्म करना या क्या करने वाला समय था नहीं। STF बनी नहीं थी, कुछ हुआ नहीं था, वैसे ही चल रहा था। तो वो मसला दूसरा ही था। मसला दूसरा था, मतलब कल्याण सिंह की सुपारी नहीं ली थी? नहीं, वैसे रियल में नहीं ली थी उसने, वो किसी और का था। किसी और का था वो बात आई गई चली गई। जब STF बनी उससे पहले भी क्या आप श्री प्रकाश शुक्ला के लिए काम कर रहे थे? नहीं, दरअसल हुआ क्या था, इसकी थोड़ी सी लंबी कहानी है। मैं पनिशमेंट पोस्टिंग में मऊ गया था। मऊ में मेरा वहाँ के बाहुबली नाम जान ही रहे हैं, मुख्तार अंसारी, उनसे मेरा झगड़ा हो गया। वो झगड़ा क्या था? क्राइम को लेके। आए दिन मेरा भी रहता था कि मुझे जहाँ नहीं रहना होता तो फिर मैं वहाँ पे बवाल करता हूँ। मुझे मालूम मुझे बाहुबली है, इनके शूटर, इनके यस लैब है, इस पर काम करो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और वही हुआ फिर। तो मेरा झगड़ा हुआ, मैंने मानी नहीं बात, उन्होंने मेरी शिकायत की, मुख्तार अंसारी ने। हाँ, लखनऊ आके। तो लखनऊ में उस समय डॉक्टर कश्मीरा सिंह साहब, बहुत पावरफुल, और वो मुझको पसंद भी बहुत है। ये मायावती सरकार की बात है। तो उन्होंने वहाँ फ़ोन किया SSP ऑफिस, बोले अविनाश वहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने बात की, बोले तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से दौड़ा नहीं, भेजा गया हूँ, तुम यहाँ हूँ। बोला नहीं तुम लखनऊ हो। मैंने मिलने नहीं, ट्रांसफ़र करना, 3 दिन में ट्रांसफ़र करना था। मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में मुझे उनका इधर चले जाओ उधर चले जाओ, पोस्टिंग का चार्ज ले लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके साथ ही रहूँगा। इधर श्री प्रकाश के ऊपर सत्येंद्र सिंह जी, तेवतिया जी, पांडे जी, ये लोग काम कर रहे थे अपने वो SP वेस्ट के ऑफिस से। और उसी समय जनपद की घटना हो गई। अच्छा, वो RK सिंह का मर्डर? हाँ, उनका जो घटना हुई, सब इंस्पेक्टर जो था। हाँ, उस घटना के बाद डॉक्टर कश्मीरा सिंह बोले यार तुम इस टीम को ज्वाइन करो, श्री प्रकाश। मैं जब तक श्री प्रकाश के बारे में कुछ जानता नहीं, फिर मैं श्री प्रकाश, मैंने कहा ठीक है सर, ये काम कुछ ठीक सा लग रहा है, इसमें जुड़ जाते हैं। तो मैं उस टीम के साथ जुड़ गया। उस टीम में तेवतिया जी थे, बेचारे नहीं रहे, बहुत बढ़िया अफसर। उनसे मैंने जब सुना श्री प्रकाश के बारे में तो फिर मैंने कहा नहीं अब और कुछ करना ही नहीं है, इसी पर काम करना है। मैं इस तरह जुड़ा था उसके।
तो मतलब आपका शौक रहा है कि जो क्रिमिनल बड़ा अपराधी हो उससे मुकाबला करना, उसका पीछा करना। मैं इसीलिए भर्ती हुआ था पुलिस में। मेरा तो इरादा ही नहीं था कभी पुलिस में आने का, ना मैंने कभी सोचा था। मतलब इरादा बनाया तो सिर्फ इसीलिए बनाया कि हम जितने बड़े अपराधी हैं उनका पीछा करेंगे। मतलब कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जो हुआ ना हो। तो ये आरके सिंह की घटना क्या हुई थी, कैसे ये घटना हुई थी? अब देखिए, जो अब लोगों क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऑन पेपर क्या है कैसा है मुझे नहीं मालूम। कल तो उस दिन हुआ क्या था कि एक जनपद में एक रेडीमेड व्यापारी है, उससे वो वसूली करता रहता है। अच्छा। तो टीम ने उससे सेटिंग की कि अब जब वो आवे तो बताना। तो उसने भेजा हुआ मैसेज, मैं आ रहा हूँ शाम को 7-8 बजे के बीच में, पैसा तैयार रखना। तो उसमें सत्येंद्र सिंह साहब, तेवतिया जी, पांडे जी, ये सब उसकी दुकान पे बैठ गए पहले से। हाँ। तो शिवप्रकाश नहीं आया अंदर। अच्छा, दुकान में नहीं आया? हाँ, दुकान पे नहीं आया। उसने अपना एक लड़का भेजा और वो लड़का अंदर गया और उसने अपना वही जो स्टाइल हम लोगों का बैग खोला और एक दिखाई और पैसे मांगे। जब तक छीना झपटी हुई उसमें वो मारा गया, वो लड़का। शिवप्रकाश बाहर खड़ा था, उसको वो संदेह सा हुआ, पार्किंग में था वो, उसको वो संदेह हुआ। तो वो धीरे धीरे पीछे मुँह पे और यहाँ पर दारू सभा की ओर निकलने लगा। आरके सिंह भी वहीं खड़े थे। अब पहचानते तो थे नहीं, एक आइडिया था बस, हाँ कि ऐसा हो सकता है और भाग रहा तो यही होगा। भाग नहीं रहा था। अच्छा। भाग नहीं रहा। तो इनको को संदेह हुआ तो ये उसके पीछे पीछे चल दिए। पहले सिर्फ का थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, फिर उसको लगा कि ये आदमी कोई पीछा कर रहा है और अकेले ही पीछा करेगा, ऐसा तो नहीं कोई विरोधी है, शूटर है, क्या है। उसने थोड़ी सी गति और बढ़ाई, इन्होंने भी बढ़ाई गति। उसने तेज रफ्तार से रोड क्रॉस की और वो रोड दारू सफा की तरफ रोड क्रॉस कर गया। वो रोड क्रॉस कर गया। ये रोड क्रॉस कर रहे थे तो ये टकरा गए लोगों से। अच्छा। और इनके हाथ से पिस्टल छूट गई, पीछे जो पिस्टल छिपाए हुए थे वो पिस्टल छूट गए। फिर वो सिर्फ वापस घूमा, उसको लग गया कि अब पुलिस वाला ही है। उसको लगा होगा पुलिस वाला या नहीं लगा, ये पक्का था कि कोई शूटर है उसको मारने के लिए कोई है। फिर उसने पलट के उसी पिस्टल से मारा और वहां से भाग गया वो। भाग गया। श्री प्रकाश शुक्ला मुझे लगता है कि इधर पिछले अगर 40 सालों में देखें तो सबसे बड़ा अपराधी था और सबसे डेयरिंग क्रिमिनल था वो, उसमें कोई संदेह नहीं। वो गोरखपुर का था वो, और उसका पहले काम करने का दायरा गोरखपुर था, फिर लखनऊ उसने बनाया और लखनऊ के बाद उसने दिल्ली बना लिया। लखनऊ में उसने एक किडनैपिंग भी की थी विवेक लाधानी की। तो विवेक लाधानी की किडनैपिंग उसी ने की थी या किसी और ने? उसी ने की थी। उस समय आनंद पांडे साथ में था। अच्छा, आनंद पांडे और श्री प्रकाश शुक्ला दोनों उस समय साथ थे, अलग नहीं हुए थे। मतलब मनमुटाव तो हो गया था, लेकिन उसमें जो था शायद इंदिरा नगर में कहीं रखा था। इंदिरा नगर और रैंसम के बाद छोड़ा। तो कैसे छोड़ा। तो जब आप एसटीएफ में आए, एसटीएफ जब बन गई, ये घटना हो गई थी, ये उससे पहले ही ये घटना हो गई थी आरके सिंह की, एसटीएफ उसको कैसे ट्रैक करती थी? क्योंकि यहाँ कभी यहाँ रहता था, कभी दिल्ली, कभी बनारस, कभी वो चला जाता था बिहार। देखिए, एक तो उसको कोई पहचानता नहीं था, दूसरा वो नाम बदल के यहाँ रहता था और आराम से शहर में घुमा करता था। कहीं जूस की दुकान पे, कहीं बार की दुकान पे, कहीं कहीं ऐसे घुमा करता था, उसको कोई पहचानता नहीं था। और दूसरा वो आता जाता रहता था। वो गोरखपुर से गया बिहार, यूपी नहीं आया।
बिहार गए। दरअसल सही मायने में उसको क्राइम की ट्रेनिंग बिहार से ही मिली। बिहार में अच्छे मर्डर किए उसने। उसके बाद फिर आए। शुरू में क्या था कि कोई सर्वेलेंस का सिस्टम था नहीं। हाँ। वही प्रिंट आउट, वही आउट गोइंग, इनकमिंग, ये वो देख के काम चलता था। फिर धीरे धीरे प्रयास किया गया तो हम लोगों को कानपुर में एक्सचेंज में सुनने का नंबर मिला। फिर बाद में डाइवर्जन का आ गया। फिर कुछ मुखबिर बेस पे काम चला कि उसका आना जाना, इसके यहाँ के जो तमाम धंधों में इन्वॉल्व हो गया था। लॉटरी, ये किडनैपिंग, ठेकेदारी, DRM, ये सब में वो, और माफियाओं से मिलना, ये सब उसका शुरू हो गया था। तो कुछ लिंक वहाँ से मिलते थे। इस तरह उसको ट्रैक कर रहा। उसने बिहार में ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या की थी। उसके बाद आप लोग भी गए थे वहाँ बिहार? नहीं, ब्रिजबिहारी सिंह की हत्या में हम लोग बिहार नहीं गए थे। हम लोग जो ये सिंह साहब का जो मर्डर हुआ था जनपद में। अच्छा, RK सिंह। उसमें सूरज भान को अरेस्ट करने आए थे और वो पिस्टल वहाँ रिकवर भी हुई थी। सूरज भान मिला नहीं तो वो निकल गया। और श्री प्रकाश तो था नहीं। लेकिन सूरज भान को यूपी पुलिस कभी अरेस्ट नहीं कर पाई। जैसा सूरज भान का यूपी में कोई ऐसा क्राइम था नहीं। तो ये मालूम पड़ा था कि श्री प्रकाश वहाँ पर है, इसलिए पुलिस गई। तो जब कोई क्राइम नहीं है उसका यहाँ पर, तो क्या अरेस्ट करेगा इसमें? तो ब्रिजबिहारी प्रसाद का मर्डर कैसे हुआ था? श्री प्रकाश ने कैसे किया था? हॉस्पिटल में किया था। वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, सुबह। तो वहीं मारा था। अच्छा। श्री प्रकाश शुक्ला जब मारा गया, 99 में मारा गया, तो उसको कैसे ट्रैक किया गया? देखिए, उसके जितने मोबाइल यूज करता था वो शायद सिम बदलता रहता था। वो सिम बदलता रहता था। पहले इतना वो नहीं था कि कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पुलिस की, उसकी पब्लिसिटी की जाए। तो बदमाशों को सिर्फ इतना पता था कि सिम बदल लो, बस काम हो जाएगा। वो तो बाद में लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि हमने IMEI गन कराई, हमने ये कराया, हमने वो कराया। तो लोग जानने लगे। उस समय ये नहीं था। तो सिम कितना ही बदलता था, पकड़ में आ जाता था। मोबाइल बदला तो B पार्टी और ये उससे पकड़ में आ जाता था। क्योंकि अब सभी एक्सपर्ट हो गए हैं। शुरू से ही वो पेपर वर्क कर रहे थे, तब तो इलेक्ट्रॉनिक सुविधा हो गई थी। तो ये मालूम, तो जितने मोबाइल नंबर थे वो सारे हम लोग सुनते थे। अच्छा। और गोरखपुर के जितने लैंडलाइन नंबर थे वो वहाँ के IG साहब सुनते थे, सिंह साहब, SN सिंह साहब। तो हम लोग उसने यहाँ लखनऊ के एक होटल व्यवसायी को से रैंसम फिर मांगा था पैसा। उससे मालूम पड़ा कि ये दिल्ली में है लोकेशन से। तो हम लोग दिल्ली गए, अरुण कुमार साहब, हम सत्येंद्र सिंह तेवतिया जी, पांडे जी, दिल्ली पहुँचे। दिल्ली जाके हम लोगों ने एक दूसरी टीम के साथ टाई अप किया है, स्पेशल सेल के साथ नहीं है। अच्छा, दिल्ली पुलिस की? दिल्ली पुलिस की। अच्छा। तो उनसे करके और हम लोग नंबर सुनने लगे। वो उस समय सुबह 10:30, 11 के बीच में PCO पे जाता था बात करने। डेली अपनी गर्लफ्रेंड से बदल के। तो वो लैंडलाइन पे करता था वहाँ पे। वो नंबर सिंह साहब तुरंत PCO का नंबर और एड्रेस वो हम लोगों को अवेलेबल करा देते थे वहाँ दिल्ली में। और हम लोग निकल पड़ते थे PCO ढूंढने। होता क्या था कि कभी रेड लाइट, कभी ट्रैफिक, कभी कुछ। हाँ, जहाँ रहते थे वहाँ से PCO दूर होगा। हाँ, वहाँ पहुँचते थे वो निकल जाता था। ये करीब 5-6 दिन चला। फिर एक दिन अरुण कुमार साहब थोड़ा सा नाराज हो गए, बोले यार ये रोज का तमाशा हो गया। जब
किस पीसीओ से करेगा ये नहीं पता, और उस पीसीओ पर जाओ निकल जाता है, और चलो फिर इसको लखनऊ में देखेंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया ना अरविंद से कि थोड़ा अपने अलग नेचर के ऑफिसर थे, पहले तो माने नहीं कि और टीम वालों ने कहा सर सुन लीजिए इसकी क्या कह रहा है। बोला अच्छा बताओ ना। मैं सर मैं हमारे गुरु जी हैं उनसे बात कर लेता हूँ, फिर जैसा निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। तो मैं गया, मैंने नीचे पीसीओ था, मैंने पीसीओ से बात की गुरु जी से अपने। मेरा गुरु जी ऐसा ऐसा है, पिछले 5-6-7 दिन हो रहे हैं और ये चल रहा है, और बॉस कह रहे हैं वापस चलो। तो उनका भैया ऐसा करो आज रात और रुक जाओ, और कल हमको फ़ोन करना शाम को और फिर निकल जाना। मैंने कहा ठीक। मैंने आके ऊपर बताया तो पहले हमको वहाँ सब नाराज हुए, ये क्या निकालते रहते हैं, निकाल रहा है तुम्हें। तो उनसे ये सब परिचित थे, पांडे जी भी, सत्येंद्र सिंह जी, तेवतिया जी, गुरु जी से। मैंने कहा आप लोग बोलो ना, सर को बताओ ना। बोले सर एक रात में क्या होगा इसकी बात मान दी। मैं चला अच्छा ठीक है एक रात देख लेते हैं। अगले दिन जब वो पीसीओ पे गया और वो नंबर सिंह साहब ने भेजा, पीसीओ का और एड्रेस तो एक हमारी दिल्ली टीम में सरदार जी थे, बोले सर ये पीछे तो मैंने देखा, चलिए फटाफट। चल दिया, ना ट्रैफिक मिला ना रेड लाइट मिली, कुछ नहीं मिला। और जब पीसीओ पे पहुंचे तो गाड़ी में बैठ के निकल रहा था, किसी भी हो गया पीछा वहीं से किया। फिर आगे जाके उसको आइडिया नहीं था या क्या था। इंद्र वो क्या नाम है गाजियाबाद में, इंद्रापुरम में डेवलप हो रही थी सिंह, खाली डिवाइडर बने हुए थे, उसमें वो गाड़ी वहाँ नहीं थी, वहाँ फिर कोई भागने की जगह नहीं थी। तो श्री प्रकाश को आप लोगों को कंफर्म था कि श्री प्रकाश यहीं इसी गाड़ी से जा रहा है? नहीं, हमारे साथ एक लड़का रहता था। अच्छा। जो श्री प्रकाश साथ बहुत चला था। अच्छा। तो वो एसटीएफ के साथ रहने लगा था, पकड़ा गया था तो अच्छे घर का लड़का था। अच्छा। हाँ। तो एसटीएफ के साथ जब पकड़ा गया तो एसटीएफ के काम करने लगा, एसटीएफ के साथ रहने लगा, क्योंकि उससे अच्छा कोई पहचान नहीं था। हाँ, क्योंकि पहचानना बड़ी मुश्किल था, क्योंकि श्री प्रकाश को कोई पहचानता नहीं था। अरे भाई एक बार हम लोग इसको नेपाल गया था, हम तेवतिया जी टीम, वो लड़का था साथ में। नेपाल में हमारा आमना सामना हो गया उसको, श्री प्रकाश से। कहाँ पे? वीरगंज में। हम अपन तो थे नहीं हमारे पास। मैंने जब औरों ने क्या रेट किया मुझे नहीं पता, वो हमेशा पुलिस से बचता था, मतलब रास्ता बदल देता था कई बार। उसने कई आमने सामने पढ़ने की कोशिश की, तो सामने खड़ा रहा, हम लोग खड़े रहे, तो उसी लड़के ने बताया भैया श्री प्रकाश, और वो हम लोग को देख रहा है, हम उसे देख रहे हैं। वो पेट्रोल ले रहा था अपनी गाड़ी में, उसने थोड़ी देर एटीट्यूड दिखाया, जेब में हाथ लगा। वो पहचान गया होगा? वो पहचान गया था भाई, हम लोग बारे में जानता ही होगा। और फिर उसको लड़के को तो पहचान ही गया था, तो उसके साथ रात दिन चलता था। बस एक मिनट भी नहीं हुआ होगा तो आगे बढ़ गया। उसने अपनी गाड़ी में से पेट्रोल हो गया होगा, वो गाड़ी में बैठा देखता हुआ निकल गया। हम श्री प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं था। तो ये जो लड़का आपके साथ था, इस घटना के बाद उस लड़के को देखा होगा, तो लड़के पर हमला नहीं किया? सिक्योरिटी में रहता था, एसटीएफ के साथ ही रहता था। मतलब एसटीएफ ने उसको केवल पहचानने के लिए रखा? हाँ, वो एसटीएफ के साथ ही रहता। जब ये श्री प्रकाश मर गया तो वो 18 साल मेरे साथ रहा, घर पे मेरे। अच्छा। बच्चे की तरह रहा, परिवार के सदस्य थे। अच्छा। तो पुलिस में देख क्या होता है, काम निकला और फिर खत्म कर देते हैं लोग। तो मुझे खराब लगा था कि जिस आदमी की वजह से आज सब वाह कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, तो उसको कोई 2 रोटी खिलाने वाला नहीं है, और जबकि वो घर से बहुत मजबूत है। लेकिन घर जाएगा तो उसको हो सकता है साथी हमला कर दें। मैंने उसको 18 साल घर पे रखा। तो
सिर्फ एसटीएफ ने उसको कुछ दिया कि नहीं दिया, मतलब गवर्नमेंट ने या पुलिस ने? कोई कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं मिला उसको, मतलब उसको रोटी के बांधे पड़ गया, फिर खुद दिया उसको। मतलब मुखबिर का इतना बुरा हाल है पुलिस में। करते हैं लोग, कुछ लोग अच्छे हैं, मैंने रखा उसको 18 साल। ये बड़ी बात है कि आपने उसको 18 साल रखा, और अगर वो नहीं होता पहचान ही नहीं पाते पीसीओ पर। सवाल ही नहीं, पीसीओ पर तो उसी की वजह से पहचाना गया। सवाल ही नहीं कोई पहचान था। अच्छा, पहचान इसलिए भी नहीं सकता था कोई, मैंने देखा था उसको, और जब मैंने पीसीओ के बाहर उसको देखा मैं नहीं पहचान पाया, उसका हुलिया बदल गया था। अच्छा हाँ, आपने तो नेपाल में देखा था। उसका इतना हुलिया बदल गया था, उसका वेट बड़ा हैवी हो गया था, रंग सांवला हो गया था, उल्टी सीधी ड्रग्स लेने लगा था। तो क्या श्री प्रकाश ड्रग्स भी लेता था? सेक्स ड्रग्स लेता था। अच्छा, लड़कियों का बड़ा शौकीन था सुना। उसके कमरे से वो उस समय का नाम भी नहीं सुना वो व्याग्रा का लोगों ने। हाँ, 150-200 गोलियां बढ़ाना दी थी व्याग्रा। तो ये लड़कियां क्या प्रोस्टिट्यूट बुलाता था या कोई, क्योंकक्योंकि और लोग तो अब इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो उसका गैंग से इसी वजह से टूटा था, चरित्र की वजह से। अच्छा, सारा गैंग जो था उसका, सत्तू पांडे हो, आनंद पांडे हो, या कोई हो। कुछ लोग बताते हैं कि आनंद पांडे की बहन से भी वो कुछ। अब इतना पता है कि हाँ अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह की हरकतें परिवार में कर देते हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम देकर। तो जब पुलिस ने, जब एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को मार दिया तो उसके बाद उसके घर की भी तलाशी ली गई थी। हाँ, हुई थी ना दिल्ली में। कहाँ रहता था? बसंत कुंज में। ये आनंद पांडे श्री प्रकाश के साथ रहता था, उसने कई घटनाएं की, विवेक लाधानी को किडनैपिंग किया, बिहार में कई मर्डर किए उसने, वीरेंद्र प्रताप शाही वाले मर्डर में शामिल था। ये अलग क्यों हुआ? बस ऐसे बताया ना कि वो श्री प्रकाश का थोड़ा धीरे धीरे, वो श्री प्रकाश नहीं था जो अपनी जवानी में था, उसमें बहुत परिवर्तन आने लगा था, खाने पीने लगा था, और ड्रेस वैस सेक्स गोलियाँ, चरित्र भी, तो किसी भी घर में एडजस्ट नहीं हो पाता, वो जिस घर में जाता था वहीं छेद करता था। अच्छा, श्री प्रकाश के साथ एक सत्तू पांडे नाम का अपराधी पहले हुआ करता था, बाद में उसने अलग गैंग बना लिया, उसको भी शायद आप इन लोगों ने मारा था। कैसे? उस समय उसका बड़ा नाम था। हाँ, सत्तू पांडे बड़ा नाम था, बल्कि श्री प्रकाश से बड़ा नाम था। तो श्री प्रकाश से पहले उसका नाम था। हाँ। तो पीछे हम लोग लगे थे, बिहार, बॉम्बे, इधर, तो एक दिन सूचना मिले कि वो इस तरह लखनऊ से और सीतापुर जा रहा है अपने साथी के साथ। तो राजीव रंजन वर्मा था एसएसपी तहसील में। तो मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन है और आप आइए, बोले मैं आता हूँ, तुम निकलो। तो फिर हम लोग निकले, तो रास्ते में बैरियर लगाया, इसने गाड़ी नहीं रोकी, फिर जाके अटरिया के पास ओवरटेक किया, तो गांव की तरफ घुस गया। वहाँ पे क्रॉस फायरिंग में उसमें दोनों मारे गए, और उसमें भी देखिए वो पंचायतनामा हो गया, सब कुछ हो गया, ये हो गया, और अचानक इतनी तेज आंधी तूफान आया कि एक पूरी पेड़ की मोटी डाल सत्तू पांडे ऊपर गिर गई। अच्छा, वो कैसे? आंधी तूफान आया, गिर गई, दोबारा उसका पंचायतनामा हो गया। और उसको नया रूप दे दिया लोगों ने। क्या? कि पेड़ से गिरने से मारा? मतलब कहानियां बना दी, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े उसमें। वो क्यों? रिट कर दी उसी चीज को लेकर कि पुलिस ने मुठभेड़ में नहीं मारा, ना, वो पेड़ से गिरा, मर गया था, और उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर दिखा दिया और पुलिस क्रेडिट ले रही है। ये उपेंद्र विक्रम सिंह का मर्डर किया था श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में। ये क्यों मारा था और क्या घटनाक्रम था? क्योंकि बड़ा डेयरिंग मर्डर मुझे लगता है लखनऊ का सबसे डेयरिंग। मुझे
टीम ज्वाइन करने से पहले का था। हाँ, तो मैं उसमें ज़्यादा मेरा वो नहीं था। अच्छा। तो श्री प्रकाश से जुड़ी कोई और ऐसी घटना जो आपके आमने सामने टकराया हो या कहीं कोई बात हुई, फोन करता था क्या कभी आपको? नहीं, मुझे एक दो बार लैंडलाइन पे आया तो मैंने नंबर ही हटवा दिया। मतलब बात नहीं हो पाई? बात करके तीरंदाजी थोड़ा दिखानी है, तुम कर लोगे, हम कर देंगे, बातें नहीं करनी ज़्यादा। कई अधिकारी सुना एसटीएफ पे बात करते थे? करते हैं। मेरा तो एक दो बार आया, बच्चों ने बताया मुझे। बच्चों ने क्या, बच्चे तो छोटे थे, मैडम ने बताया। मैंने कोई बात नहीं, तो कटवाई देती। घर पे करता था? हाँ, लैंडलाइन। वो करता था या कोई और करता था, ये तो पता मैंने नाम उसी का आ रहा होगा कि श्री प्रकाश फोन कर रहा है। मैंने वो लैंडलाइन नंबर ही हटवा दिया था। ये श्री प्रकाश शुक्ला जब नेपाल में था, बहुत नेपाल में रहता था, तो सिर्फ एक ही बार आपका आमना सामना हुआ कि कभी और भी गए थे आप पकड़ने के लिए? नहीं, एक ही बार क्योंकि बहुत सॉलिड सूचना मिली थी, इसलिए गए थे। तो नेपाल में पकड़ते कैसे जब आपके पास असलहा था ही नहीं? हम लोग यहाँ से नेपाल पुलिस से सेटिंग करी थी हम लोगों ने। अच्छा। कि हमारी हेल्प करो, और नेपाल पुलिस से बात भी हो गई थी। वहाँ पर एक होटल का, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ये वहाँ रुका हुआ था अनुजा उसके दूसरे होटल के साथ। हाँ, इसमें देखिए वहाँ एक चीज़ और बताएं, उसका टेरर देखिए। जब हमारा आमना सामना हुआ और वो चला गया, तो हम लोग वापस थाने गए ये बताने के लिए कि श्री प्रकाश अभी दिखा था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो जिनसे हमारी सेटिंग थी वो हमसे उल्टी बात करने लगे, बोले आप लोग तुरंत अभी यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा। नेपाल खाली कर दीजिए। क्यों? तो यही सवाल हमने किया, भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया यार? अभी तो हम तो आपको बताने आए कि वो दिखा हमको, कुछ मदद करिए, कहीं अगल बगल हो सकता है ये अब होटल पहुँचे। बोले वो होटल कहीं नहीं पहुँचेगा, लेकिन आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हाथ रख के पूछा, भाई बताओ तो। बोले उसने हमारे एसएसपी को इतना करी आया है कि ये लोग अगर आधे घंटे में यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ 10-20 को गाजर मूली की तरह काट के भाग जाऊँगा। तो भैया तुम लोग निकल जाओ, यहाँ शांति रहने दो। मतलब देखने के बाद एसएसपी वीरगंज को गाली दिया, बहुत धमकाया। बोले आराम से बैठे नो भगाओ, मैंने 10-20 को काट दूंगा, तो अभी उछलते रहना। श्री प्रकाश शुक्ला जब 2 साल करीब आपका वहाँ रहा, 2 साल के भीतर ही मार दिया गया, एसटीएफ ने मार दिया। इन 2 सालों में कभी ऐसा नहीं लगा कि एसटीएफ के जो अफसर हैं या आप लोग हैं वो डर रहे हों कि चूंकि उस फोन करके धमकाता था? अब देखो, कोई डरता भी होगा तो बताता तो है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि हम 4 लोगों ने कसम खाई थी एसटीएफ ज्वाइन करते हुए, मारेंगे हम ही लोग उसको, चाहे जो लोग। कौन थे 4 लोग? सत्येंद्र सिंह, तिरतिया जी, पांडे जी और मैं। अच्छा, कि आप ही लोग मारेंगे? हाँ, और इत्तेफाक देखिए महाकाल ने ऐसा अवसर दिया कि हम ही लोग थे। लेकिन वो गुरु जी की बात एकदम सटीक निकली। वो हमारे, उनका रहता मेरे साथ हमेशा, मैं उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ जब फंसता हूँ। अच्छा। ऐसे सत्तू पांडे ही बताता हूँ। मैंने उनसे कहा ना, मिल नहीं रहा, अभी पूरा साल हिंदुस्तान ढूंढ डाला, बिहार से लेकर बॉम्बे से लेकर करें, तो उन्होंने मेरी टीम में परिवर्तन कराया। अच्छा। और उन्होंने एक पर्चा बनाया और बोले ये इस दिशा में मिलेगा। तो मेरा ठीक है। और जिस दिन ये घेराबंदी हो रही थी वो यहाँ से ही कटने वाला था आपके आईएम रोड से, और उन्होंने फिर बताया नहीं इधर नहीं जाएगा ये। अच्छा। हाँ, इस दिशा में जाएगा।
तो उसने जो गाड़ी आई हम लोग की तो जो घुमाई और फिर एकदम काट के सीतापुर रोड पर ले ली। मतलब आध्यात्मिकता का भी बड़ा पुलिस के उसमें रोल है। मैं तो ले लूँगा, मुझे तो ऐसे मिले हुए हैं, मैं तो एक बार निवेदन जरूर करता हूँ, चाहे सफल हूँ या ना हो। तो आपने 100 इनकाउंटर किए, हम तो केवल श्री प्रकाश पर ही उलझ के रह गए और सत्तू पांडे तक आए। श्री प्रकाश जैसा कोई इनकाउंटर जो कोई अपराधी न मिला हो, बड़ा टाइम लगाया हो? देखिए श्री प्रकाश जैसा तो कोई नहीं, कोई हुआ ही नहीं और आगे चांस भी नहीं, अब तो नहीं है ना। वो ऐसा अपराधी था कि 1 सेकंड का रिस्क नहीं लेता था। अगर उसको जरा सी आहट भी हो जाए, शक भी हो जाए, तो वो जगह छोड़ देता और अपनी प्रॉपर्टी से कोई मोह नहीं करता था, सिर्फ वेपन और पैसा, 2 चीज़ें उठा के रखता था और टारगेट अपना पूरा करता था। आप तो उसमें रहे हैं, बड़े बड़े माफियाओं की हिम्मत नहीं होती, बड़े बड़े हरशंकर तिवारी, वीरेंद्र साहिब, कितने लोग हिम्मत नहीं होती थी, और भी कई बड़े माफिया थे, बड़े माफिया थे, अजीत सिंह थे, मतलब बहुत सारे थे जो वैसा अपराधी तो ना था ना है। हाँ अच्छे अच्छे अपराधी रहे हैं, उनसे हुई है। और आपका निर्भय गुजर हो गया, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था हसनपुरिया, और भी बहुत सारे थे। ये कलकत्ते में एक मुठभेड़ हुई थी मंगे सरदार के, उसमें आप थे? हाँ। क्या घटना कैसे हुई? मंगे सरदार तो बच गया था उसमें। ये तो ऊपर वाला जानते हैं ना, किसको लेना किसको छोड़ना, ये अपने हाथ में थोड़ी ना है। वो ये सूचना मिली थी, ये उस समय क्या था, बड़ा इस गैंग का टेरर था। वो 24 घंटे में फिरौती लेके पकड़ छूट जाती थी, दुबई सीधा हवाला से पैसा जाता था, बड़े बड़े लोगों की होती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक वो जारी हुआ था इस गैंग के लिए। गैंग का नाम क्या था? इन्हीं का गैंग था, किडनैपिंग करते थे। अच्छा, मंगे थे, और कौन था? मंगे के बॉस और ये सब। मंगे का बॉस कौन है? आपके राजधानी के डॉन बबलू। तो मालूम पड़ा कि ये लोग कलकत्ता में हैं और किसी होटल वाले की दुबई से होटल बेच के आया है, उस पर पैसा है, जो उसकी किडनैपिंग कर रही है। अच्छा, बड़ी सटीक जानकारी थी इनके पास। वो रहता ना कहीं तो मालूम पड़ा कि वो सुबह पार्क स्ट्रीट में मॉर्निंग वॉक पे, वहाँ का बड़ा पॉश इलाका है पार्क स्ट्रीट, मॉर्निंग वॉक पे जाता है वो सेठ। तो एक दिन इन्होंने वहाँ पे फील्डिंग लगा दी और इनकी फील्डिंग हम लोगों ने लगा दी। अच्छा, आप लोगों को ये पता चल गया था पूरा? हाँ, फिर धीरे धीरे, शुरू में तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ चीज़ें सर्विलांस में कुछ ऐसे होने लगा। तो उस दिन कोहरा बहुत था, मतलब 15-20 फीट का भी नहीं दिखता था। तो इन लोगों ने अपनी पार्क स्ट्रीट में गाड़ी लगाई, वहीं पार्किंग पे, वहीं पे हम लोगों ने लगा दी। डिस्टेंस पे इनकी गाड़ी दिखती रही, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा था। और सत्येंद्र सिंह साहब थे, राजेश पांडे जी थे, मैं था, उमेश कुमार और एक त्रिपाठी इंस्पेक्टर थे, वो अर्चना पांडे के कमरे पे लगे थे, अर्चना शर्मा थे। अच्छा 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 अच्छा। तो वही 5-10 मिनट हम लोग, टाटा सुमो थी हम लोगों का, उसमें बैठे रहे। तो एसबी सिंह साहब बोले, यार मैं जरा टहल के आता हूँ, देख के आता हूँ क्या है। तो चले गए, वो 10 मिनट तक लौट के नहीं आया। तो फिर पांडे जी बोले, यार अविनाश मैं देख के आता हूँ, यार सर नहीं आए। मैंने देखा ये भी चले गए, ये भी नहीं आए 10-15 मिनट तक। तो मुझे चिंता होने लगी। आप लोग गाड़ी में बैठे हैं? हम लोग गाड़ी में बैठे और सामने वैन खड़ी है उनकी।
तो मुझे भी चिंता होने लगी यार, ये दोनों लोग गए और कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। तो मैं भी उतर के चल दिया। मैंने कमांडो थे, मैंने उनसे कहे थे, 1-2 सिपाही थे, मैं उतरा तो वो लड़का मेरे साथ उतर गया जिसका अभी जिक्र कर रहे थे हम लोग। अच्छा, वो लड़का वहाँ भी था? हाँ, वो मेरे साथ ही रहता था। अच्छा। तो वो भी मेरे साथ चल दिया। हम लोग जैसे ही वैन के बगल से निकल रहे थे, उन्होंने वैन स्टार्ट कर दी। ओह, तो मैंने, अच्छा, आप लोग ये पकड़ नहीं पाए कि वैन आपके सामने वैन खड़ी है, उसमें आगे कोई बैठा और स्टार्ट कर? नहीं, कोई हरकत नहीं हुई थी, वैन वैसे ही खड़ी थी। तो पता नहीं वेट कर रहे थे कि पता नहीं वो आया था कि नहीं आया था। और वो जहाँ से मैसेज आता है यहाँ आ गया वॉक करने, तब निकलते ही लोग, तो शायद वो मैसेज आया नहीं था। तो जैसे ही हम लोग वैन के पास गए हम दोनों, तो वैन स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा कि साले भाग जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो लेफ्ट साइड में जो बंदा बैठा था, मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली इस उम्मीद में कि बाकी फोर्स आएगा हेल्प के लिए। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी तो राइट साइड में जो ड्राइविंग सीट पे था, गुड्डू घोषिया की नामी बदमाशी था उसने फायर कर दिया मेरे ऊपर। वो फायर मेरे और पप्पू मेरे बगल में था, चिपका हुआ था। वो फायर मेरे और पप्पू के बीच से, वो तो बाद में मालूम पड़ा, ये निकला तो पप्पू नीचे गिर गया डर की वजह से, शोर मचा। मर गए। उन्होंने सालों में गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने कहा यार ये साले निकल जाएंगे। तो मैंने उसकी गर्दन पकड़ के अपना पूरा वेट नीचे छोड़ दिया। अच्छा, अपना वैसे नीचे कर दिया, फायर नहीं कर पाया। और उसने तो भाई गाड़ी दौड़ा दी और मैं घिसटता हुआ जा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा हेल्प के लिए। और पार्किंग से मेन रोड पे आ गए। मेन रोड पे आया तो फिर लगने लगा कि शरीर का कुछ माल उतर रहा है। तो मैंने उसको छोड़ दिया, उससे टकराया डिवाइडर से। मतलब कुछ सेकंड गुजरे होंगे, 15-20 सेकंड या ऐसे, तुरंत मेरी गाड़ी आ गई, ड्राइवर लेके आ गया। बैठो साहब। मैं बैठा, सरफराज नाम था उसका ड्राइवर का। मेरा सरफराज सालों को छोड़ना नहीं, पप्पू मार दिया उन्होंने। बोला अच्छा आप नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा सब खून रही रहा था। चल दिए, अब फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने उसी गाड़ी से, अपनी गाड़ी से। अब एक भस्ट तो ऐसा आया कि पूरा मेरे सामने से जो वहाँ के, पता नहीं गाड़ी का कमाल था या ऊपर वाले कृपा थी, पूरा यहाँ साइड में जाके घूम गया। तो बाहर निकल गए, एक दो गोली गाड़ी कर रही। और पब्लिक वो समझ रही थी शूटिंग चल रही है मामले में, तो फ्लाइंग कुछ। अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था फायर करना, क्योंकि मुझे उल्टा पड़ रहा था। तो मैंने सरफराज से बोला बाकी लोग कहाँ गए। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बंदा हमारा गाड़ी में था, सेफ है। इतनी टीम के साथ बाकी कहाँ चले गए पता नहीं कहाँ गए। मैंने कहा वो मेरी एके कहाँ है, बोले रखी से। मैंने निकाला, उसने एके निकाली, मैंने एके ली। तो मैंने सामने शीशे की वजह से फायर नहीं कर पाता, फिर उसको दी मैंने बोला तुम फायर करो। और उसका निशाना अच्छा था, कमांडो था, निशाना अच्छे थे। तो उसमें वो रख के मैंने पूरी मैगजीन खाली कर दी उसी गाड़ी पे, पूरी मैगजीन खाली हो गई। गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे, उसके बाद भी चली जा रही, फायर आना बंद हो गए। तो मैंने कहा दादा एक काम करे, ये वैन है, अगर तुमने एक जरा सी पप्पी इसकी ले ली ना, हाँ तो गिर जाएगी, ये घूम जाएगी। बोले इधर कर दूँगा। मैं देखो सामने चौराहा दिख रहा, उससे पहले था बढ़ाई गाड़ी उसमें। वैन की चल जरूर रही थी, लेकिन वो स्पीड नहीं थी जो पहले थी। हो सकता उसको भी गोलियों कर लगे। हाँ, तो उसने जल्दी से कवर कर दिया, अपने फट से किनारे से मारा। उस चौराहे के ठीक सामने पार्क स्ट्रीट थाना था।
और गाड़ी उलट गई। और उसमें से वो सुबह का वक्त था, कलकला पुलिस, कोई कच्छे में, कोई बनियान में, कोई चड्डी में, सब आ गए। सब आए थाने से बाहर, सामने हुआ भाई बात उसमें 1 2 3 4 5 6 आदमी वहीं से। वो गाड़ी इसलिए नहीं रुक रही थी, जो ड्राइवर था उसको गोली लगी थी, मर चुका था, उसका सिर स्टीयरिंग पे था और पैर एक्सीलेटर में फंसा था। ओह, इसलिए गाड़ी रुक नहीं रही थी। 6 निकले, इसमें से 2 जिंदा है और 4 मर गए। 2 जिंदा कौन है? मंगे? हमारी कौन है? अच्छा, वो भी जेल में है? नहीं, बाहर है। अच्छा, बाहर है। तो वो जो किडनैपिंग करने के लिए आए थे, वो किडनैपिंग हो नहीं पाई? नहीं, हो नहीं पाई। अच्छा, ये गाड़ी में बैठे लगता है वेट कर रहे थे? ये वेट कर रहे थे सिग्नल का कि अब होगा इनका कोई और साथ में। हाँ, कि सामने आएगा, लोकल कोई बंदा होगा जो बताएगा कि यहाँ आ गए हैं सेठ जी, तब फिर ये लोग जाते। अब वो आए नहीं इसकी वजह से, तो वेट कर रहे थे। अच्छा, हुआ क्या? हाँ, वो गाड़ी क्यों स्टार्ट हुई? वो जो बंदे मरे उनको मैंने 15 दिन पहले इंटरोगेट किया था, उसमें से 2 लोगों को। अच्छा, तो उन 2 लोगों ने मुझे पहचान लिया। ओह, तो बोले गुरुजी आ गए। और जिसने गोली चलाई थी, गुड्डू घोसी, उसने पप्पू को पहचान लिया। अच्छा 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 अच्छा, ओह, इस वजह से मामला बना। ये एसटीएफ में श्री प्रकाश शुक्ला के अलावा और भाई बड़े कई अपराधियों को मारा, डकैतों को मारा, सबसे एक तरीके से डकैतों को नेस्तनाबूद किया। ददुआ, शिव कुमार ददुआ, निर्भय गुजर। तो आप किस टीम में थे? मैं दोनों टीम में था, लेकिन ददुआ वाला ऑपरेशन मुझे बीच में छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मेरे चित्रकूट में मेरी बड़ी क्लोज रिश्तेदारी थी। तो उन्होंने अन्ना राव जी से बोला होगा, उन्होंने मुझे बोला, मैं ठीक है नहीं जाएंगे, तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया। और निर्भय वाले में थे। निर्भय कैसे मारा गया? निर्भय उस समय अखिल कुमार साहब एसपी थे, राजेश द्विवेदी जी थे, ऋषिकेश थे, अनिल सिंह थे, हम थे। हम लोगों की टीम जो थी, जो मुखबिर ने सूचना दी थी कि साहब वो इस समय वेपन के लिए परेशान है खरीदने के लिए, निर्भय गुजर। और वो मीटिंग करना चाहता है। अच्छा, जो असलहा बेचने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने अपने ही टीम में से एक कांस्टेबल था इंद्रजीत, उसको व्यापारी बना दिया। अच्छा, मतलब खरीदार, बेचने वाला। और उसको उसके साथ शामिल करा दिया। इतनी जल्दी कैसे शामिल करा दिया? वो बीच में था ना, खबरी। अच्छा, खबरी बीच में था। वो उसका विश्वसनीय था, उससे शामिल करा दिया। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि बिहार में खोई रहती, खोई। हाँ, वो छोटी छोटी होती है, गहरी गहरी, बहुत गहरी रहती है। ऊपर से उसी में छिप जाते हैं। ऊपर से प्लेन दिखता है दूर से, जब तक आप नजदीक नहीं जाओ तो पता नहीं चलेगा। अब कई लोग गिर जाते हैं जाते जाते। नीचे बहुत गहरी रहती है, 25 फीट 30 फीट गहरी। तो उसने बताया था यहाँ पर कम से कम 10-12 है खोई। हाँ, 1-2 किलोमीटर की रेंज पे। सब पे जाना तो मुश्किल होगा, किसी एक पे बैठ जाएगी। 7 दिन 10 दिन 15 दिन सही। तो हम लोग तो हम लोग यहाँ लखनऊ से खाना वाना खा के निकल जाते थे डेली दिन में, और अंधेरा होते होते वहाँ पहुँचते थे, और हम लोग भी फिर उसी वेशभूषा में आ जाते थे। जलवन, इटावा डकैतों वाली उसी में आ जाते थे हम लोग। और जाके उसमें एक हम लोगों ने खोई ले रखे उसी पर बैठ जाते थे, आड़ लेके, उससे दूर थोड़ा। आड़ वहाँ टीले की रहती थी या झाड़ी झंकाओं की रहती थी, तो रात रहती थी बहुत। तो ये होते होते
करीब 1 हफ्ता हो गया, कुछ हासिल नहीं होता था, जाते थे चले जाते थे। सोमवार का दिन था, शाम को भी खाना खा के जाते थे, क्योंकि रात में 1-2 बजे तक इंतजार करते थे, 2-2:30 बजे तक तो खा के जाते थे। सोमवार का दिन था और मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ महादेव को। तो उस दिन पता नहीं मेरे मूड में क्या आया कि सब लोगों ने खाना खाया, बोले खाना खाओ। तो मैंने कहा आज मैं खाना जब भी खाऊंगा इसको साले को मार दूंगा, मैं अपना व्रत वहीं तोड़ूंगा, वहीं तैयारी करूँगा इसको। मैंने अपनी पूरी सब्जी पैक कराया, पानी की बोतल, साथ में दूसरी बोतल जिसका प्रसाद चढ़ाना था वो, एक ये वो सब पैक किया। और फिर वहाँ पंडित नौटंकी ना करे यार, खा ले खाना। नहीं तो बोला चल यार तेरी बात ही सही हो जाए। हम लोग गए तो जो वो सिपाही था जिसको आपने व्यापारी बनाया, मैंने उसको ट्रेनिंग दे रखी थी कि अगर मौका आएगा तो तुम्हें करना क्या है। वो ट्रेनिंग ये थी कि जिस दिन तुम इस खोई पे आओगे उस दिन तुमको अपने हाथ से टॉर्च ऐसी छोड़नी है, नीचे गिरानी है कि रोशनी सीधी ऊपर गिरे, ताकि सिग्नल इंडिकेटर मिल जाए। हाँ, उस दिन वही हुआ। तो वो पहले डेली जाता था मिलने? हाँ, शाम को वो खबरी ले जाता था उसको। हथियार उसने खरीदा? बात चल रही थी अभी तो। अच्छा, अभी बात चल रही थी। हाँ। और रहता कहाँ था ये निर्भय गुर्जर? वहीं रहता जम्मू में। अच्छा, इटावा के क्या नाम है था इसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ। तो वही हुआ, जैसे ही उसकी टॉर्च ऊपर को हुई मैं भागा सबसे पहले। आप लोग खोई में थे सब? नहीं, हम लोग छिपे हुए थे। खोई तो नीचे होती है, हम लोग तो हवा में छिपे हुए, थोड़ा सा टीले किया, झाड़ी वाड़ी उसमें। तो उसमें सबसे पहले मैं भागा और मैंने भी सुनी रखी थी खोई, मुझको बहुत आइडिया था नहीं। और जैसे ही मैंने वहाँ पहुँच के शोर मचाया, बाकी सब लोग भी आए, वो भी शोर मचाया, घेर लो मान लो। तो मैं ऊपर से कूद गया। अच्छा, पेड़ से? खोई में। हाँ। मैं ऊपर से कूद गया, वो फायर किया तो उस सिपाही ने अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। तो जितने ऊपर दाएं बाएं खड़े थे वो तो भाग गए। तो मैं सीधा जैसे ऊपर से गिरा तो नीचे जाकर ऐसे बैठ गया किसी ने मूर्ति की तरह बैठा दिया खोई में। हाँ, नीचे जाके मेरी टैलवन चोट भी लगी होगी। टैलवन आज भी नहीं बैठ पाता मैं सीधे। फिर सब पूरी टीम, अशोक कुमार साहब, द्विवेदी, 2-4 फायरिंग हुई तो भाग गया हाल का ऊपर। फिर मैंने अपनी निकाली पूरी सब्जी, मारने के बाद प्रसाद वहीं पे उसी के सिराने बैठे। 5 पूरी उसको निकाली, बाकायदा मंत्र पड़ा और सबको खिलाई हमने। कुछ लोगों ने मना किया, खा लो नहीं भूत बन गया है। सबको एक पैक दिलाया। तो इसमें सिपाही इंद्रजीत का बड़ा रोल था उसको लाने में, क्योंकि वही उसको लाने में उसका रोल नहीं था। उसका रोल था हिम्मत उसकी। अच्छा, लाना तो मुखबिर को था ना। लाना तो मुखबिर को था। हाँ, कि यहाँ मिलेगा। हाँ, कि मिलेगा, उससे चलो बात आते हैं। तो ये हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना, आदमी में फट जाएगी। ये ददुआ के बारे में क्या जानकारी थी? अब मुझे लास्ट का तो नहीं पता है, लेकिन शुरू में तो रहते थे हम लोग, तो सूचना मिलती है तो जाते थे बिहार पहाड़ों में, यहाँ के बड़ा निकट पहाड़ है, जाते थे तो मुश्किल हो जाता था। हवाई फायर हुई चले जाए। वो भी जंगल में ही रहता था? हाँ, उस दिन में सॉलिड सूचना मिली थी, कुछ किसी से पैसा वैसा मांगा तो उसने वही पैसे देने जाना, तो वहीं से भीड़ हो गई। ये निर्भय गुर्जर की आमदनी का स्रोत क्या था? पकड़, केवल पकड़।
केवल किडनैपिंग? पकड़ करता कराता तो ये, खरीदता भी था। खरीदना मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे गैंग कहीं चले आए पकड़ के, उसको दे दिया, हमने ले लिया 20,000, वो रखे पाले अपने 6 महीने में 7 महीने में। अच्छा, मोटा पैसा उससे लेता था। ओके। ये और किसी और डकैत के साथ आपकी कोई मुठभेड़? नहीं, मेरा वो डकैत के साथ पहला ऑपरेशन। अच्छा, निर्भय गुजर। मैं फिर बिगड़ में गया नहीं। बिहार में उसके बाद गई नहीं? मैं नहीं गया, मुझे मेरे को जमता नहीं था। मेरी शूटिंग वाले काम ज़्यादा रहते। ये जो एसटीएफ है, अभी एसटीएफ उसी तरीके से काम कर रही है। एसटीएफ ने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, क्या सब कुछ उसी की बदौलत होता है एसटीएफ में? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपना नेटवर्क भी बनाए हुए हैं। जैसे मेरा था, मेरा 40-60 का रेशियो था। 40% इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, 60% मेरा मुखबिर। अच्छा। मुखबिर की सूचनाओं को मैं कंफर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और बाकी लोग हैं, कुछ लोग खाली सर्विलांस पे ही चलते हैं, कुछ लोग दोनों लेके चलते हैं। कुछ लोग हैं जो खाली मुखबिर बेस पे चलते हैं। सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, जिसको जो जमे। ये आपको लोग गुरुजी क्यों कहते हैं? अब गुरुजी, हम लोग जो रिपोर्टिंग करते थे तब भी लोग कहते थे गुरुजी। हाँ, करते थे। इसमें कभी कभी कुछ लोग डांट भी खा जाते थे। सीनियर अफसर के सामने रहता वो गुरुजी की टीम में है तो वो डांट देते, साले गुरुजी क्या होता है, मान लो। तो होता क्या था कि मेरे साथ जो लड़के रहते थे उनको बहुत प्यार से रखता था, उनको सिखाता भी था काम करना, ये वो सब। तो गुरुजी वहाँ से चलने लगा। फिर नए नए लोग आने लगे तो गुरुजी चलने लगा। फिर मैं बाहर जाने लगा, जैसे किसी ऑपरेशन बॉम्बे गया, दिल्ली गया, कहीं गया वहाँ, तो वहाँ की टीम वाले कभी कभी बोले मैंने गुरुजी ने बताया ऐसे ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उनका नहीं, इसको इस तरह कर लेते हैं, बोले ना गुरुजी ने ऐसे ही बताया। तो वहाँ चलने लगा गुरुजी। तो गुरुजी चलते इतना फेमस हो गया वो कि आप एसटीएफ के बाद एटीएस में भी रहे। एटीएस तो इसीलिए यूपी में बनी थी कि टेररिज्म, मतलब जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ने के लिए, और ये जो फेक करेंसी और इसको पकड़ने के लिए। इस पर आपने क्या काम किया? बहुत काम किया, और इतना काम किया। जब मैं पहुंचा था तब आईजी थे हमारे डीजी साहब। अच्छा, हाँ, राजीव कृष्णा साहब पहले शायद वही थे। हाँ, और उसके बाद फिर उनके साथ काम किया। फिर वहाँ राजीव सब्बरवाल साहब भी एसएसपी थे, उनके साथ काम किया, लंबा काम किया उनके साथ। मैंने एसटीएफ में भी काम किया। तो आप ये देखिए, अब क्या काम किया ये तो बड़ा बताना मुश्किल होगा, लेकिन आप ये देखिए 2008-9 के बाद से आपको फेक करेंसी कहीं नज़र नहीं आएगी। जीरो हो गई थी। ये फेक करेंसी का कहाँ से आती थी? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से तो हमारे उत्तर प्रदेश के कोई बॉर्डर लगता नहीं? पाकिस्तान से नेपाल। अच्छा, ढाका। मतलब या तो नेपाल होते हुए आती थी या फिर बांग्लादेश होते हुए आती थी। एक इंस्पेक्टर भी सिद्धार्थनगर में पकड़े गए थे वो फेक करेंसी का के साथ। होगी, कहीं पकड़ी होगी, दाब ली होगी, पकड़ी होगी, मुझे जानकारी नहीं। तो कैसे इसको रोका आपने फेक करेंसी को? अब रोका, कुछ को पकड़ा, कुछ को मतलब रोकी, फेक करेंसी रोकी, टेरर रोका। आप बताइए कोई घटना 2008-9 के बाद से? नहीं, कोई टेररिस्ट तो ऐसा पकड़ा नहीं गया। पकड़ा भी गया जैसे? और तो मुझे नाम तो नहीं आ रहे हैं, पकड़े भी गए हैं जो पाकिस्तान के रहे हों। हाँ, पाकिस्तान वाले पकड़ा था। एक उसको ISI ने पूरा ट्रेंड करके भेजा था कि तुमको बॉर्डर पार करके यूपी में इधर आजमगढ़ साइड तरफ रहना है, वहीं शादी करके वहीं बस जाना है। तो
टेरर की मॉडस ऑपरेंडी क्या होती थी, मतलब किस तरीके से कि बस जाओ, बस करके फिर ये काम? नहीं, वो तो अलग था। टेरर का तो ये है कि भाई आप माइंड वॉश करके, लोग कई तरीके के जो इंडियन हैं उनका तो ये कि माइंड वॉश कर दिया, किसी के साथ कोई घटना हो गई उसको बदला लेने के लिए कुछ ऐसा कर करा के, और फिर एक बार वो ट्रेनिंग के लिए चले जाते थे पाकिस्तान, तो फिर वहाँ से तो फिर बिल्कुल ट्रेन होकर आते थे। यहाँ के कुछ लोगों का परिवर्तन अगर करना भी चाहे तो ब्लैकमेल होते थे, पुलिस को बता देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो इसी तरह फंसते थे बेचारे। अच्छा। हाँ, कुछ बदले के लिए फंस जाते थे, किसी को नाम लॉस कर दिया, किसी को धर्म का, मतलब अलग अलग तरीके जो जिस तरह फंस जाए। वो ऐसा है जो कांटा डाल दिया, जिस तरह का चारा लगाया उस तरह की मछली फंस गई, जो उसको उस तरह यूज किया। ATS में रहते हुए भी कुछ एनकाउंटर हुए? मेरा ATS में इंटरनेशनल खेल में, तो इंटरनेशनल तो सबसे बड़ा अपराधी दाऊद बताया जाता है। हाँ, दाऊद इब्राहिम से कभी? क्यों नहीं, वही अपनी कहानियाँ अलग हैं। बहुत जल्दी आपको मेरी एक किताब मिलेगी, उसमें सब कुछ मिलेगा। नहीं, किताब तो मिलेगी, वो तो बात की बात है, आप वेब सीरीज भी नहीं बना रहे हो तो सब मिलेगी। लेकिन दाऊद इब्राहिम जो है उत्तर प्रदेश या देश में कैसे इंटरनेशनली लोगों को, मतलब उसका हस्तक्षेप यहाँ क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, इस सीरीज बनने का कारण बताता हूँ, उसमें आपका जवाब भी मिलेगा। अच्छा। बॉम्बे में किस तरह ये लोग छाए हुए थे, हाँ, बताने की जरूरत है। और आप क्राइम रिपोर्टर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जितने शूटर, वेपन सब यूपी से जाते हैं। बम्बई में भी यूपी से ही जाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो मुझको ये बोला गया था कि ऐसा ट्राई करो कि अंडरवर्ल्ड यूपी में ना घुस पाए। अच्छा। तो मेरा इस सिलसिले में बॉम्बे बहुत जाना होता था, महीने में 4 बार। और वहाँ जाके मेरा सिर्फ एक ही काम होता था कि डी कंपनी में कैसे अपने आदमी घुसे जाए। डी कंपनी के आदमी पकड़ना मेरा टारगेट नहीं रहता था। मेरा टारगेट रहता इसमें कैसे एंट्री कराऊंगा अपने आदमी। जब मैंने उसमें पूरे एंट्री करा दिए, फिर मैंने लोगों को पकड़ना शुरू किया, डी कंपनी के लोगों को। हाँ, मारना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया। और आपको यकीन नहीं होगा, और मैं ये करते करते तो जो हाथ बढ़ाना था मेरा वो हाथ रह गया। मतलब दाऊद तक आपका हाथ तक तो नहीं, लेकिन उसके नीचे। अच्छा, उसके नीचे छोटा सा कील तक, मतलब वहां तक आपका हाथ पहुंच गया था। वो झपट्टा नहीं मार पाए। अच्छा। कुछ मजबूरियाँ रही, कुछ चीज़ें रही, कुछ सिस्टम की। दाऊद यहाँ कैसे काम करता है? जैसे मैं इधर कैसे करता, वो तो दाऊद का तो नेटवर्क चलता था ना पहले। अब तो है नहीं कुछ, अभी भी सैलरी पे शूटर रहते थे, काम पे पैसे पे रहते थे, काम कर दो तो पैसे देंगे। और दाऊद का नेटवर्क यूपी में बहुत अच्छा है। उसकी रिश्तेदारियाँ भी उत्तर प्रदेश में हैं। फिर बताने की जरूरत नहीं है आपको। आजमगढ़ में बताने की जरूरत नहीं, सब पता है। लखनऊ में भी उसका एक रिश्तेदार, सब पता है आपको, तो बताने की जरूरत है नहीं। तो सारे शूटर ये वो एक से एक कड़ी मिलती थी, शूटर चले जाते थे, वेपन्स चले जाते थे, सब कुछ हो जाता, आना जाना होता है। आपकी एक वेब सीरीज जियो हॉटस्टार ने बनाई। जियो हॉटस्टार ने, जियो स्टूडियो ने बनाई। जियो स्टूडियो ने बनाई। जियो हॉटस्टार अब हुआ है। हाँ, अब जियो स्टार उसने बनाई थी, आपकी एक वेब सीरीज बनाई थी, और बड़ी अच्छी वेब सीरीज, इंस्पेक्टर अविनाश। तो जब वो वेब सीरीज बनी तो बहुत, मुझे पता है कि शायद 80-85 करोड़ लोगों ने देखा उसको। मतलब 140 करोड़ में से अगर देखा जाए तो करीब 70-80% लोगों ने देखा उसको। आखिर क्या खासियत थी और कैसे ये वेब सीरीज बनी, और उसमें आपको रॉयल्टी क्या मिली? देखिए, क्या मैंने बताया ना, मेरा बॉम्बे आना जाना बहुत होता था, इसी चक्कर में जो अभी हम लोगों ने चर्चा की। तो वहाँ पर
मुझे जोड़ना पड़ता था लोगों को। उसी जोड़ने में चक्कर में वो रात में कहानी किस्से होने लगते थे। और मेरे को और कुछ तो था नहीं आपस में करने के लिए, यही था। तो नीरज पाठक भी एक दिन टकरा गए। उनको नीरज पाठक अच्छे राइटर हैं, उनको अपने मतलब की चीज़ें लगी होंगी। उन्होंने कहा और सर इसको बनाते हैं। मेरा बेटा वरुण सबसे छोटा है, उसका प्रोडक्शन हाउस था। बोले हम और मिलकर बना लेते हैं, मैं बनाऊँ। ये नॉर्मल एग्रीमेंट जो होता है कि हाँ भाई ठीक है, एक सीजन और एक पिक्चर, एग्रीमेंट हमारा हो गया नीरज पाठक के साथ। हाँ, कोई ऐसे नॉर्मल टर्म कंडीशन नहीं है। नीरज पाठक जी ने उसको अपना तमाम प्लेटफॉर्म में घूमे होंगे, जियो के पास गए, जियो को वो पहले नज़र में पसंद आया। उन्होंने अपने सारे वो रोक दिए और बोले सबसे पहले इसको बनाओ, और इसको पहली वेब सीरीज है जियो मेरी वाली। तो मेरा जियो से कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपका नीरज पाठक के साथ था, और वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि एक सीरीज आ गई और रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, क्योंकि शूट कर रखा था। तो मैंने कहा ठीक है सेकंड भी कर लो आप। तो बाकी मेरा किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं है और मैं अब स्वयं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो नीरज पाठक के साथ आपका सेकंड वो बनाएंगे? वो पहले ही शूट हो चुका था। अच्छा, शूट हो चुका था, तो अब किसी को डिस्टर्ब सेकंड में क्या है क्या? अब तो उनको पता ही है डायरेक्टर साहब को, क्या मैं बता नहीं सकता अभी। अच्छा, अभी उसे पर्दा है। हाँ। तो अब मेरा जियो से भी कुछ नहीं है, नीरज पाठक जी से भी कुछ नहीं है। तो मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अच्छे प्रोडक्शन हाउस मिल जाए तो उनके साथ फिर आगे किया। नहीं तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो इंस्पेक्टर अविनाश की लाइफ का 5% भी नहीं। ये 5% अभी 95% अंदर है। गिनती तो आप ही बता रहे हो ना। श्री प्रकाश शुक्ला, एक सवाल छूट गया था, ये उदय भान करवरिया को भी कभी धमकी दिया था? उसने किसको छोड़ा था अभी बताइए। नहीं, किसको किसको दिया था ये बता दीजिए आप। अब तो मैं गिना भी नहीं पाऊंगा। तब भी नाम जो याद है आपको सारे पता है, आप क्राइम रिपोर्टर। अरे भाई हमको पता है। कोई नया आदमी पूछे तो मैं बताऊंगा, आप क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, आपको सब पता है। यहाँ बताने का काम सिर्फ आपका है। तो पूछने वाला हो तो ऐसा होना चाहिए जिसको ना मालूम हो। नहीं, यहाँ तो नाम आपको बताना पड़ेगा। आप जानते हैं सबके नाम। नहीं, हरशंकर तिवारी का जानता हूँ मैं। पहले सबके जानते हैं, अभी तो आपने खुद ही 2-3 नाम बताया आपने। उदय भान परवरिया का क्या इशू था? मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, मेरे से पहले का है ना, मैंने तो बाद में ज्वाइन किया ना ये। अच्छा। तो मैं बहुत कहानी किस्सों में नहीं पढ़ता हूँ, किसके साथ क्या है क्या नहीं, मुझे सिर्फ मछली की आँख दिखती है, किससे क्या लफड़ा है, किससे क्या है, ये सियासी मसलों में मैं नहीं पढ़ता। श्री प्रकाश ने आर.के. सिंह के अलावा आपके एसटीएफ में आने के बाद कौन सी बड़ी घटना की? एसटीएफ में आने के बाद मुझे लगता है एसटीएफ के बनने उसने कोई बड़ी घटना की नहीं, खुद ही डर के भागता रहा इधर उधर, मुझे शायद ऐसा याद आ रहा। अच्छा, आपको याद हो तो बताओ, मुझे याद आ जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझको भी। मुझे रहा उसने भागने दौड़ने में समय निकाल दिया, बिहार भाग जाता था। बिहार में कभी जाना हुआ आपका? बिहार में तो कई बार गया, श्री प्रकाश चक्कर में, सत्य पांडे के चक्कर में। नहीं, श्री प्रकाश के चक्कर। हाँ, क्यों नहीं। तो श्री प्रकाश कहाँ ठहरता था बिहार? अब अलग अलग लोकेशन पे रहती थी, कभी कहीं कभी कहीं, तो जहाँ का पता चल जाता था वहाँ चले जाते थे, कोई सफलता लगती नहीं थी। राजन तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला पहले एक थे, फिर अलग हो गए। राजन तिवारी को मैंने अरेस्ट किया है। कहाँ पे? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में कैसे? वो वांटेड चल रहा था, तो दिल्ली में एक MP या राजस्थान के सांसद थे, उनके बंदे के बाहर
ये किस मामले में मानते थे? शिवप्रकाश के साथ ही? नहीं, शिवप्रकाश साथ में तो ये किसी और नाम था, शायद गाजियाबाद में कोई मर्डर हुआ था। हाँ, उसमें प्रीतम सिंह की मर्डर। अच्छा, जो गाजियाबाद में, उस मामले में इसने मर्डर किया था? इसका नाम आया था, अरेस्ट किया था। यूपी लाए थे? हाँ, यूपी लाए थे। ये छूट गया। गुरुजी, अविनाश जी, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, चर्चा करके श्री प्रकाश को लेकर के और मंगे सरदार को लेकर के और कई अपराधियों को लेकर के, एसटीएफ को लेकर के, और सबसे दिलचस्प आपकी वेब सीरीज को लेकर के भी। हमें इंतज़ार रहेगा कि आपकी जो असली वेब सीरीज आने वाली है 95% वाली, 5% तो आ चुकी है, अब 95% वाले का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत और ये सब चीज़ें तो आपको पहले से ही जानकारी है, तो आप इतने सालों तक आपने क्राइम रिपोर्टिंग की है। नहीं, लेकिन यहाँ तो हम आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। थैंक यू भाई।